हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि समय के साथ साथ वेबसाइट में कुछ ना कुछ परिवर्तन हमेशा होते रहता है और यही परिवर्तन की वजह से आप सभी को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा आपसे। दोस्तों, ओबीसी सर्टिफिकेट अप्लाई करने के दौरान क्या क्या बदलाव हुए हैं और कहां कहां आपको परेशानी आ सकती है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें ताकि एक भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। और वीडियो के अंत में मैं आपको एक सरप्राइज गिफ्ट भी दूंगा जो आपके बहुत काम आएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, सर्विस प्लस वेबसाइट के अंतर्गत इस पेज पे आपको आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखते हैं लॉगिन का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन होता है। यहाँ पे देखते हैं लॉगिन के लिए आगे बढ़े। आप इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं पहली प्रॉब्लम आपके सामने आ जाता है। पहले होता क्या था कि जैसे ही लॉगिन के लिए आगे बढ़े पे क्लिक करते थे तो सर्विस प्लस वेबसाइट के अंतर्गत जो हमको लॉगिन आईडी और पासवर्ड रहता था बना हुआ, उसी से वहाँ पे लॉगिन करना होता था। लेकिन अब होता क्या है कि जैसे ही लॉगिन के लिए आगे बढ़े पे क्लिक कर रहे हैं तो हमको दूसरे वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर दे रहा है, जिस वेबसाइट को आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी पहचान नाम है। ठीक है, मतलब कि अब आपका जो भी सर्टिफिकेट बनेगा सबसे पहले बनाने के लिए अब आपको मेरी पहचान वेबसाइट में लॉगिन करना होगा। तो इसमें लॉगिन करने के लिए आपको साइन अप करना होगा। और साइन अप आपको करना किस तरह से आप अपना मोबाइल फ़ोन से यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। इस पे मेरा वीडियो बना हुआ है, आप चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप वीडियो को देखकर आप अपना मोबाइल फ़ोन से साइन अप करके यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। साइन अप करने के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर लेने के बाद अब आपको यहाँ पे लॉगिन करना होगा, जिसके लिए लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन है, यूजर नेम, मोबाइल नंबर और फिर अदर। आप चाहें तो यूजर नेम पासवर्ड से यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हम अपना मोबाइल नंबर डालकर यहाँ पे लॉगिन करें तो उसके लिए आपको यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन जो कि मोबाइल है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालना होगा। लेकिन अब पासवर्ड भी आप मान लीजिए नहीं डालना चाह रहे हैं, सिर्फ आप मोबाइल नंबर से यहाँ पे लॉगिन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको करना क्या है, नीचे में देखिएगा 2 बॉक्स है। ठीक है, सबसे पहले ये दोनों बॉक्स पे आपको इस तरह से टिक कर देना है। टिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे पासवर्ड का ऑप्शन यहाँ पे गायब हो गया है। अब आपको करना क्या है, इस बॉक्स में अब आपको मोबाइल नंबर टाइप करना है, जो भी आप मोबाइल नंबर यहाँ पे डालकर साइन अप किए थे वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है। इस तरह से मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन है, सिंपली आपको साइन इन पे क्लिक कर देना है। साइन इन पे क्लिक करते ही साइड की तरफ से आपका मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे डालकर यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करना होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे ओटीपी फिल कर लिया है। और अगर आपका मोबाइल नंबर पे ओटीपी नहीं जग गया है फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पे रिसेंट ओटीपी पे क्लिक करके दोबारा से ओटीपी को मंगवा सकते हैं। तो यहाँ पे ओटीपी इस तरह से फिल करने के बाद यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन है, सिंपली आपको साइन इन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे इस तरह से डैशबोर्ड ओपन होता है। यहाँ पे आप देखिएगा, आप अपना यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद जो भी उस स्टेट का यहाँ पे सर्विस होगा सारा लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, बिहार सर्विस प्लस प्रोडक्शन। आप इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक्सेस नाउ का ऑप्शन आता है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही डायरेक्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले जैसे आप सर्विस प्लस वेबसाइट में लॉगिन होते थे उसी तरह से सेम यहाँ पे लॉगिन हो जाते हैं। और ज़्यादातर आपको डायरेक्ट यही पेज पे आ जाते हैं लॉगिन करने के बाद। ठीक है, तो उसके लिए टेंशन नहीं है। यहाँ पे आने के बाद पहले जिस तरीके से आप अप्लाई करते थे उसी तरीके से यहाँ पे अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई करने के दौरान बदलाव हुआ क्या है, ये चीज़ जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना होगा। अब आपको अप्लाई करने के लिए करना क्या है, यहाँ पे देखते हैं एक ऑप्शन है अप्लाई फॉर सर्विस। जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं एक ऑप्शन यहाँ पे और आ जाता है, व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस। इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं सर्विस प्लस वेबसाइट के अंतर्गत जितना भी आप अप्लाई करने के लायक आपका है सारा लिस्ट इस तरह से आपके सामने आ जाता है। यहाँ पे नीचे देखते हैं स्क्रॉल करके तो यहाँ पे नंबर सिस्टम दिया हुआ है, मतलब कि डायरेक्टली आप जिस पेज पे जाना चाहें आप यहाँ पे नंबर पे क्लिक करके जा सकते हैं। जैसा कि हमको ओबीसी सर्टिफिकेट अप्लाई करना है तो हम जान रहे हैं कि यहाँ पे ओबीसी सर्टिफिकेट का जो लिस्ट है ये मेरा चौथा पेज पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 4 नंबर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वही पेज पे हम आ जाएंगे जहाँ पे ओबीसी का सारा लिंक दिया हुआ है एक साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद भारी कन्फ्यूजन यहाँ पे हो जाता है कि पहले हम देखते हैं इशू ऑफ नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट, और ब्रैकेट में यहाँ पे देख रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार। उसके बाद साइड में देख रहे हैं डीएम लेवल, आरओ लेवल, एसडीओ लेवल। इतना ही नहीं, नीचे और जब देख रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है इशू ऑफ नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट फॉर द पर्पस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब कि यहाँ पे आपको क्लियर कर दें कि ओबीसी सर्टिफिकेट जो हम अप्लाई करते हैं, कन्फ्यूजन होने की यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लियर कर दे रहे हैं कि ओबीसी सर्टिफिकेट जो आपका बनता है यहाँ पे 2 विभाग से बनता है। पहला आप यहाँ पे बिहार सरकार के माध्यम से बना सकते हैं और दूसरा आप यहाँ पे भारत सरकार के माध्यम से बना सकते हैं। ये 2 चीज़ तो क्लियर हो गया कि हमें एक बिहार सरकार से बनता है और दूसरा भारत सरकार के द्वारा। तो यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर देते हैं
कि मान लीजिए कि आप बिहार सरकार के तहत कोई भी वैकेंसी के लिए ओबीसी सर्टिफिकेट बना रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको बिहार सरकार का बनाना है। और अगर भारत सरकार का मतलब केंद्र सरकार का कोई वैकेंसी है और उसके लिए आप ओबीसी सर्टिफिकेट बना रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको भारत सरकार का बनाना होगा। जैसे कि मुझे रेलवे अप्रेंटिस का फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है, उसके लिए मुझे ओबीसी सर्टिफिकेट का ज़रूरत है, तो उस कंडीशन में मुझे भारत सरकार का ओबीसी सर्टिफिकेट बनाना होगा। उसके लिए हम यहाँ पे इशू ऑफ जो यहाँ पे दिया हुआ है पर्पस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब ये भारत सरकार के तहत उसी को हमको बनाना है। लेकिन बात आती है कि यहाँ पे 3 ऑप्शन और देखने के लिए मिल जा रहा है कि डीएम लेवल, आरओ लेवल और एसडीओ लेवल, और वही तीनों ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा आपको। यहाँ पे डीएम लेवल भारत सरकार में भी वही तीनों यहाँ पे कंडीशन है, ठीक है। डीएम लेवल यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ दूसरा पेज पे जाके, आरओ लेवल और एसडीओ लेवल। इसी तरीके से यहाँ पे दोनों में, बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियर कर देते हैं कि सबसे पहले जब कोई भी सर्टिफिकेट जैसे जाति आवासीय आय हो या फिर ओबीसी सर्टिफिकेट है या फिर ईडब्ल्यूएस कुछ भी मतलब अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट टाइम जब आप अप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट टाइम आपको जब अप्लाई करते हैं तब आपको आरओ लेवल जो कि आपका अंचल स्तर से बनता है, ठीक है। अंचल से जो बनता है वो मेरा आरओ लेवल रेवेन्यू ऑफिसर के तहत बनता है, ठीक है, जो पहले सीओ लेवल कहलाता था, ठीक है। और जब आपका अंचल से बन जाता है आरओ लेवल से, तब आप एसडीओ लेवल से बना सकते हैं, आप अपना अनुमंडल से जिसको बोलते हैं, ठीक है। आरओ लेवल पहले बनेगा, उसके बाद अनुमंडल लेवल बनेगा, उसके बाद फिर आप जब अनुमंडल से बना लेते हैं, एसडीओ लेवल से जब बन जाता है आपका, तब फिर आप डीएम लेवल से अप्लाई करते हैं, ठीक है। सब चीज़ यहाँ पे क्लियर करने के बाद अब हम आपको अप्लाई करके दिखाते हैं। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि रेलवे अप्रेंटिस के लिए हमको ओबीसी सर्टिफिकेट का ज़रूरत है, तो इसलिए मुझे भारत सरकार का बनाना होगा और हम फर्स्ट टाइम ओबीसी सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं, तो मुझे आरओ लेवल जो कि मुझे अंचल से बनाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं इशू ऑफ नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट फॉर द पर्पस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आरओ लेवल यहाँ पे दिया हुआ है, हम इसी पे सबसे पहले आपको क्लिक करना है फर्स्ट टाइम जब अप्लाई करते हैं। तो जैसे उस पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह से पूरा फॉर्म ओपन हो जाता है। अब आपको ये सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ से अभिवादन देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, वरना इसे ब्लैंक छोड़ दीजिए, कोई मतलब इससे नहीं है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कैंडिडेट का नाम टाइप करना है इस तरह से, जिस तरह से हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से इंग्लिश में टाइप करने के बाद जैसे ही स्पेस दबाते हैं, यहाँ पे हिंदी में ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पे सरनेम यहाँ से टाइप करना है, उसके बाद स्पेस दबाना है, तो यहाँ पे हिंदी में सरनेम भी ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे कैंडिडेट का यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सेलेक्ट करना है, जो कि आप यहाँ से कैलेंडर के माध्यम से सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ये वाला बॉक्स जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है। लेकिन यहाँ पे दूसरी प्रॉब्लम ये आपका है, ठीक है। यहाँ पे आधार नंबर आपको डालना बिल्कुल भी नहीं है अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है आपका आधार कार्ड से। तो आपका मोबाइल नंबर जब आपका आधार कार्ड से लिंक है तभी आप यहाँ पे आधार नंबर डालिएगा, क्योंकि आपको यहीं पे वेरीफाई कर लेगा। फिर आगे चल के आपको आधार कार्ड अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक है तो SMS के माध्यम से, OTP के माध्यम से आपको यहाँ पे वेरीफाई करना होगा, ठीक है। और आपका मोबाइल नंबर अगर आपका आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे आधार नंबर डालना ही नहीं है। आप इस बॉक्स को पूरा ब्लैंक छोड़ दीजिए, खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद इस तरह से जब स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस में स्टेट आपका पहले से सेलेक्ट किया हुआ होता है। यहाँ से आप अपना जिला सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ से अनुमंडल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे प्रखंड आपको सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से करने के बाद यहाँ पे जब आते हैं तो आपका गांव का नाम, जो भी आपका विलेज का नाम है, यहाँ पे आप टाइप करेंगे। इंग्लिश में आपको टाइप करके स्पेस जैसे ही दबाइएगा, यहाँ पे हिंदी में ऑटोमेटिकली यहाँ पे टाइप हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से वार्ड संख्या अगर आप देना चाहते हैं तो दे दीजिए, वरना इसे ब्लैंक छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जिसमें ये रेड कलर का स्टार लगा हुआ है वो आपको भरना मैंडेटरी है, ठीक है। उसको आपको बहुत ही जरूरी है भरना। और जिसमें स्टार लगा हुआ नहीं है आप उसे ब्लैंक छोड़ दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो वार्ड संख्या हम यहाँ पे डालने वाले नहीं है। इस तरह से स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे डाकघर, आपका पोस्ट ऑफिस कहाँ है वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। इंग्लिश में टाइप करके स्पेस दबाइएगा, हिंदी में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना एरिया का पिन कोड डालेंगे। यहाँ पे सर्किल नंबर और होल्डिंग नंबर अगर आपको पता है तो आप यहाँ पे डालिएगा, और अगर आपको पता नहीं है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ दीजिए, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि जिसमें स्टार लगा हुआ है वही आपको भरना जरूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों में स्टार लगा हुआ नहीं है, मतलब कि ये दोनों अगर नहीं भरेंगे तो कोई दिक्कत होने वाला आपको नहीं है, ठीक है। ये दोनों को ब्लैंक छोड़ दीजिए। उसके बाद इस तरह से स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आपको देखिए स्थानीय निकाय का प्रकार, मतलब आपके सामने 4 ऑप्शन आता है। आप अपने अनुसार यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा, ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत।
इस चारों ऑप्शन में जो अपने अनुसार सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसा कि मेरा केस में ग्राम पंचायत है तो यहाँ से ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको थाना सेलेक्ट करना है कि आपका एरिया का पुलिस स्टेशन कहाँ है, ठीक है। इस तरह से सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ग्राम पंचायत आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपका ग्राम पंचायत है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा टेम्परेरी एड्रेस यानी अस्थायी पता में आपको करना क्या है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और टेम्परेरी एड्रेस दोनों सेम है, उस कंडीशन में आप यहाँ पे सेम अस एवव यानी ऊपर के जैसा इस बॉक्स पे अगर आप क्लिक कर देते हैं तो आपका दोनों पता सेम हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपका अस्थायी पता कुछ और है, परमानेंट एड्रेस अगर आपका कुछ और है, उस कंडीशन में आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस तो डालना ही है, साथ ही आपका अस्थायी पता जो है वो आपको यहाँ पे नीचे फिल करना होगा। मेरा केस में यहाँ पे दोनों सेम है तो हम इस बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, जिससे कि मेरा ये दोनों सेम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं दोनों सेम हो चुका है। यहाँ पे जो हम पहले ऊपर परमानेंट एड्रेस में फिल किया था वही चीज़ यहाँ पे दूसरा में नीचे भी ऑप्शन में, नीचे वाला ऑप्शन में भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे धर्म यानी रिलीजन आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट नहीं करना है, आपको टाइप करना है। जैसा कि इस तरह से हिंदू लिखने के बाद जैसे ही स्पेस दबाते हैं यहाँ पे टाइप हो जाता है, हिंदी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आप जिस भी धर्म से हैं आप यहाँ से धर्म को डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है कि किस कैटेगरी से आप आ रहे हैं। तो यहाँ पे फिलहाल आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप अपना जाति सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपका जाति हो। इस तरह से फिर यहाँ पे उपजाति आप सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आपका जाति में उपजाति होगा तो यहाँ पे उपजाति सेलेक्ट करने के लिए देगा, और अगर नहीं है तो फिर इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन आपका नहीं आएगा कुछ भी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इस वाले बॉक्स में आपको कुछ भी करना नहीं है। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ से दूसरा कुछ यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और उपजाति में यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। तो इस तरह से सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिएगा उपजाति का क्रमांक यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से पेशा में आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसा कि मेरा केस में स्टूडेंट है तो हम यहाँ पे स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इस तरह से स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा केंद्र की सूची में पिछड़ी जाति का क्रमांक, कास्ट सीरियल नंबर यहाँ पे पहले से आपका फिल किया हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको फादर्स नेम टाइप करना है। इंग्लिश में टाइप करने के बाद स्पेस जैसे ही दबाएंगे यहाँ पे हिंदी में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पिता की जाति पूछ रहा है तो यहाँ से पिता की जाति भी आपको वही चीज़ सेलेक्ट कर लेना है सेम। उसके बाद यहाँ पे माता का नाम आपको टाइप करना है, यहाँ पे हिंदी में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए किसी शादीशुदा महिला का आप बना रहे हैं तो उस केस में आपको यहाँ पे हस्बैंड का नाम टाइप करना है। तो उसी तरह से आपको यहाँ पे इंग्लिश में टाइप करके स्पेस दबाना है, यहाँ पे हिंदी में ऑटोमेटिकली यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है ईमेल आईडी की। तो अगर आप कैंडिडेट का ईमेल आईडी अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ईमेल आईडी लिख दीजिएगा, क्योंकि बनने के बाद आपका ईमेल आईडी पे डॉक्यूमेंट सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप डालना चाहते हैं तो यहाँ पे डाल दीजिए, अगर नहीं डालना चाहते हैं तो फिर आप इसे ब्लैंक छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कैंडिडेट का आपको मोबाइल नंबर डालना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि आपको मैसेज के थ्रू भी लिंक आपको डाउनलोड करने का आपका मोबाइल पर चल जाता है। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से कैंडिडेट का आपको एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है जिस कैंडिडेट का आप अप्लाई कर रहे हैं। इस तरह से सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जब आते हैं, यहाँ पे आने के बाद आपका घर में इनकम का सोर्स कौन है, माता है या फिर पिता है या फिर पति हैं, उनका स्थिति यहाँ पे आपको बताना होगा। जैसे कि कोई पोस्ट पे है, अगर मान लीजिए कि आपका इनकम का सोर्स पिता है और पिता कोई पोस्ट पे है तो यहाँ पे उस पोस्ट का नाम आपको यहाँ पे देना होता है, नियुक्ति की तिथि आपको यहाँ पे दर्शाना होता है। अगर आपका माता इनकम का सोर्स है तो उनकी स्थिति यहाँ पे आपको दर्शाना होगा ये वाला लाइन में, और अगर पति है तो फिर ये वाला लाइन में आपको दर्शाना होगा। मतलब कि जो भी आपका घर का इनकम सोर्स है उनकी स्थिति आपको यहाँ पे बताना होता है कि किस स्थिति पर अभी हैं, किस पोस्ट पर हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि ये सारा लिस्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये इन सारे चीज़ों को मतलब आप फॉलो नहीं करते हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है कि आपका घर का जो इनकम का सोर्स है किस मेथड से है, किस माध्यम से है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको है, नौकरी से आपका घर का आय है, या फिर व्यवसाय से है, या फिर पेंशन से है, या फिर कृषि से है। मेरा केस में व्यवसाय से आय है तो यहाँ पे व्यवसाय से आय हम, और एक चीज़ यहाँ पे खास ध्यान रखिएगा कि जो आपका इनकम सर्टिफिकेट पे इनकम दिया हुआ है वही चीज़ आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो फिर रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि आपको इनकम सर्टिफिकेट आगे अपलोड भी करना है, ठीक है। इसलिए जो भी आपका इनकम सर्टिफिकेट पे जिस माध्यम से वहाँ पे इनकम दिया हुआ है और जितना इनकम दिया हुआ है उतना ही यहाँ पे डालिएगा और वही चीज़ यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। मेरा इनकम सर्टिफिकेट जो है व्यवसाय से आय दिया हुआ है और 80,000 दिया हुआ है, तो यहाँ पे व्यवसाय हम सेलेक्ट करके यहाँ पे 80,000 फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे वार्षिक आय में ऑटोमेटिकली फिल हो जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, पूछ रहा है कि क्या कर भुगतान करते हैं।
अगर करते हैं तो यहाँ पे हाँ पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं करते हैं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि क्या संपत्ति कर के अंतर्गत आप आते हैं। अगर आते हैं तो यहाँ पे हाँ पे क्लिक करेंगे और नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, कुछ अन्य बातें यहाँ पे पहले आप देख लीजिए कि स्टार भी लगा हुआ है, यहाँ पे स्टार लगा हुआ नहीं है, मतलब कि इस बॉक्स में कुछ भी नहीं भरेंगे तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, इसे ब्लैंक छोड़ दीजिए। इस तरह से स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से देखते हैं तो आपको यहाँ पे आधिकारिक घोषणा पत्र, विहित पत्र आपको यहाँ पे जो शपथ पत्र होता है पहले अपलोड करना होता था। ये चीज़ आपका यहाँ पे तीसरा समस्या, यहाँ पे भारी कन्फ्यूजन हो जा रहा है स्टूडेंट कि ये वाला ऑप्शन आ ही नहीं रहा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले आपको शपथ पत्र अपलोड करना होता था, लेकिन अब आपको शपथ पत्र अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको निवास पत्र, जाति और आय, ये तीनों आपको अपलोड करना है। ठीक है, इस तरह से स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे कैप्चा आपको फिल कर देना है। इस तरह से कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे देखिएगा सबमिट का ऑप्शन है, सिंपली आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। इस तरह से सबमिट पे क्लिक करते ही इस तरह से पेज ओपन होता है। यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करते ही आपका फिल किया हुआ सारा डिटेल्स आपके सामने इस तरह से आ जाता है। यहाँ पे आने के बाद सारा डिटेल्स आप एक बार अच्छे से चेक कर लेंगे। अगर आपको सब कुछ सही लगता है तो यहाँ पे नीचे में देखिएगा एक ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा अटैच सिग्नेचर का, आप इस पे क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि कुछ यहाँ पे गलती है तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, आप एडिट पे क्लिक करके फिर से आप उसे सुधार सकते हैं। ठीक है, मेरा सब कुछ सही है तो यहाँ पे अटैच सिग्नेचर पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होता है। यहाँ पे ओबीसी सर्टिफिकेट यानी बीसी या फिर ईबीसी सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको क्या क्या अपलोड करना है सारा लिस्ट यहाँ पे आ जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है, तो इस तरह से यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद जहाँ भी आपका जाति प्रमाण पत्र रखा हुआ है वहाँ से आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ओपन का ऑप्शन है, सिंपली आपको ओपन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आने के बाद यहाँ पे सेकंड में आपको रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, तो यहाँ से निवास प्रमाण पत्र सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको इनकम सर्टिफिकेट सेलेक्ट करना है, तो इस तरह से आय प्रमाण पत्र यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे चूज फाइल का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट सेलेक्ट करने के बाद ओपन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दस्तावेज, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आप क्या देना चाह रहे हैं यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिसमें कि आपको इतना सारा ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, इतना सारा ऑप्शन में जो भी सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल है यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसा कि मेरे पास आधार कार्ड है तो यहाँ पे आधार कार्ड यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ से जहाँ भी आपका आधार कार्ड है सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ओपन पे आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। इस तरह से सब कुछ यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेव एनेक्चर का ऑप्शन है, आप इस पर सिंपली क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होता है। एक बार फिर से दोबारा आप इस तरह से चेक कर लेंगे कि सारा कुछ आपका फिल किया हुआ सही है या नहीं है। अगर सब कुछ सही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आपने अपलोड किया है सारा कुछ यहाँ पे आ गया है। आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे आप सर्टिफिकेट को देख भी सकते हैं। ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं। उसके बाद इस तरह से हम इसे कट करते हैं। लास्ट आपको यहाँ पे करना क्या है, सब कुछ करने के बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन है, आप सबमिट पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करते ही आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे कंप्लीटली अप्लाई हो जाएगा। आपका रिसीविंग यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं या फिर पीडीएफ में सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक्सपोर्ट टू पीडीएफ आप इस पर क्लिक करेंगे, आपका पीडीएफ देख सकते हैं यहाँ पे नीचे में सेव हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि हमने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि वीडियो के लास्ट में आपको एक सरप्राइज गिफ्ट दूंगा, तो वो सरप्राइज गिफ्ट ये ईमेल आईडी है। अगर सर्टिफिकेट अप्लाई करने में आपको कोई भी समस्या आ रही है तो इस ईमेल आईडी के माध्यम से आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। समस्या ज्यादा रहने पर आपका मोबाइल नंबर लेकर मैं खुद आपसे कॉन्टेक्ट कर लूंगा और फिर आपका डॉक्यूमेंट सेंड करवाकर आपका सर्टिफिकेट मैं खुद अप्लाई करूंगा। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।